हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं शादाब अली। बच्चों, आज मन कहा तुम लोगों से बात करता हूँ मैं। ठीक है ना बच्चों। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बात करने का टॉपिक समझा, मैंने कहा क्यों ना तुम लोगों को आज टॉपिक रिवीजन के बारे में बता दें। कौन कौन से टॉपिक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट है। तो बेटा, जो हम लोगों ने कोर्स प्लान बनाया था, जो हम लोगों ने कोर्स प्लान बना के जिसमें पढ़ाई की थी, तो जो यूनिट 1 का टॉपिक है बेटा, वो हमारा कोर कॉन्सेप्ट्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो इसमें बताओ, इसमें बच्चों मतलब यही है कि बिल्कुल जैसे इंट्रोडक्शन टू द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, वाई द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, व्हाट आर द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है ना। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, व्हाट आर द इम्पैक्ट of organization which are not using information management system. तो similarly this kind of a different types of application, इसको हम लोग ने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के यूनिट 1 में रखा था। ठीक है ना। अगर देखते हैं बच्चों कि अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या था बेटा। अगर हम यूनिट 1 में पढ़ लिए तो ये स्टूडेंट विल बी एबल टू, देखो ये दे रखा हुआ है, ये यहाँ पर दे रखा हुआ है, अंडरस्टैंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है ना। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स मैनेजमेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, अंडरस्टैंड वाई देयर इज अ बिग डिमांड टू स्टडी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन इंडिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड बड़ी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की, चाहे आरोग्य सेतु है वो चाहे जो हो। फिर डिफाइन द आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। क्या क्या फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर, जिसमें 5 डायमेंशंस थे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के। आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, आईटी डेवलपमेंट, बिजनेस चैलेंजेस, जो पिरामिड वाला शेप था बच्चों, ये हो गया था। फिर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ए ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को उसके क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में कैटेगराइज कर दिया था। दो, जैसा कि हम लोगों ने बताया था बेटा, एक तो हमारा क्या था, एक हमारा ओएसएस था और दूसरा हमारा क्या था बेटा, एमएसएस था। ठीक है ना। ओएसएस के अंदर भी हम लोगों ने देखे थे, ओएसएस में 3 कैटेगरी थी हमारी, जैसे टीपीएस ट्रांजिशन प्रोसेसिंग सिस्टम था, फिर हमारा प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम था, फिर हमारा एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम था। तो ये हमारे ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम में आते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन एक ब्रांच होती है, एक डिपार्टमेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। तो इसके 3 कैटेगरी हम लोगों ने क्या क्या देखे बेटा, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में 2 भागों में हम लोगों ने तोड़ा था। एक तो हमारा ओएसएस था, दूसरा हमारा एमएसएस था। ओएसएस के भी हम लोगों ने 3 भाग देखे थे। ओएसएस में हमारा क्या था, टीपीएस था, पीसीएस था और ईसीएस था। ठीक है ना बच्चों। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी वहाँ पर। तो अब उसके बाद फिर ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम और मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, ये तुम समझ लो, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट होती है मैनेजर, मैनेजर से नीचे जो होते हैं वो क्लर्क होते हैं, वर्कर्स होते हैं, और मैनेजर से ऊपर जो होते हैं वो टॉप लेवल पर्सनस होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। जो मैनेजर होते हैं वो इन दोनों के बीच का एज ए इंटरमीडिएट होता है, वो हायर अथॉरिटी की बात को लेकर अपने सबऑर्डिनेट्स में उन टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमारी होती थी। तो ठीक है ना। तो ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट सपोर्ट, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर हमारे डेटा वर्कर होते थे, और मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, जिसको कि हम लोग यूनिट 3 में देखेंगे, वो हमारे नॉलेज वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा, फिर डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ए मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, जो मैंने अभी बता दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट बेटा, जो अनसर्टेनिटी पॉसिबल डेंजर होते हैं, जो अनसर्टेन पॉसिबल डेंजर होते हैं, जिनकी जो बिल्कुल अनवांटेड तरीके से, जैसे अभी का सिचुएशन, अभी 3 महीने का लॉकडाउन पीरियड, ये किसी ने पता ही नहीं होगा, किसी ने यूटिलाइज ही नहीं रखा होगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिस्क, बस केवल रिस्क है। अब इसका मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इस सेंस में करते हैं कि ताकि चीज़ें जो होती हैं वो अच्छे से, जो भी डिज़ास्टरियस सिचुएशन हुई है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम से हम कितने इफेक्टिवली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहले से बचा सकते हैं, या फिर बाद में कितने उस प्रभाव को, बाद में उस प्रॉब्लम को कितने कम तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द सम क्राइटेरिया ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट यही होता है कि रिस्क मैनेजमेंट 2 चीज़ों से होता है, एक तो अनसर्टेन प्रॉब्लम जो आने वाली है, और दूसरा ये होता है कि अगर वो आ चुकी है और उसकी हम लोगों ने पहले से प्लानिंग नहीं कर रखी हुई, तो अब उसको कैसे उसको मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो रिस्क पॉसिबल डेंजर को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट आफ्टर स्टडीइंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। फिर उसके बाद देन वी हैव टू जस्ट टॉक अबाउट द अनदर टॉपिक,
क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो चैलेंजेस एंड इश्यूज, चैलेंजेस का मतलब बच्चों यहाँ पर हुआ कि आफ्टर अप्लाइंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस वी फेस, ठीक है ना, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम या ईआरपी या पीपलसॉफ्ट को अप्लाई करने के बाद फिर क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी देर तक चैलेंजेस के बारे में डिटेल में बात की थी। चैलेंजेस में बहुत सारी कैटेगरी आते हैं, मैनेजरियल चैलेंजेस आता है, डेटा वर्क का चैलेंजेस आता है, नॉलेज वर्क का चैलेंजेस आता है। तो मोटे